नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध और ज्यादा गहरी होती जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली है। लेकिन इस हाई प्रोफाइल दौरे के बीच और इस सब के पीछे जो सबसे बड़ी वजह सामने आई है, उसने अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में सनसनी फैला दी है। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान के खुफिया हिट लिस्ट में अपना नाम देखने के बाद इजरायली खेमे में भारी घबराहट है और नेतन्याहू को अपनी जान का डर भी सता रहा है। इसी घबराहट के बीच में वो ट्रंप के पास एक बड़े प्लान के साथ पहुंच रहे हैं। अब नेतन्याहू का अमेरिका जाने का पूरा प्लान क्या है वो मैं आपको बताती हूं। तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू सोमवार को अमेरिका रवाना होंगे। वहां पर जाकर के मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से वो मुलाकात करेंगे। ईरान जंग शुरू होने के बाद पहली बार दोनों की मुलाकात होने वाली है और दोनों नेताओं की आखिरी मुलाकात युद्ध शुरू होने से पहले हुई थी। अमेरिका और ईरान तनाव के बीच में ही दोनों की मुलाकात हो रही है। नेतन्याहू को डर है कि ईरान हमले का दायरा और ज्यादा बढ़ सकता है और ईरान एक बार फिर से इजराइल पर हमले कर सकता है। ईरान हमले की संभावना को देखते हुए इजराइल हाई अलर्ट पर आ गया है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी कहां पीछे हटने वाला है, वो हार नहीं मानने वाला है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो अंजाम बेहद खौफनाक होगा और ईरान ने अपनी बेहद सुरक्षित और गुप्त अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का फाटक खोल करके दुनिया को अपनी ताकत की झलक दिखा दी है। ये तस्वीरें दिखाई है उसने। ईरान की मिसाइलें न सिर्फ इजराइल बल्कि मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम अमेरिकी सहयोगी देशों को दहलाने की पूरी ताकत रखती है। नेतन्याहू की घबराहट और ईरान की इस खुली चुनौती ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी है। ट्रंप और नेतन्याहू की यह मुलाकात मिडिल ईस्ट को शांति की ओर ले जाती है या फिर तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर के खड़ा कर देती है, अब ये देखना होगा। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपको परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ मेजर जनरल राजन कोचर रक्षा विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। कर्नल सुशील पठानिया भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। फिरोज मीठी बोरवाला ईरान मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, मेजर जनरल राजन कोचर जी, सबसे पहले मैं आप ही से समझना चाहूंगी, एक तरफ इजराइल चला है अमेरिका में मुलाकात करने और दूसरी तरफ जो मिसाइल सिटी के दर्शन एक बार फिर से ईरान की तरफ से करवाए गए हैं, तो इजराइल क्या डर गया है इसलिए अमेरिका का रुख कर रहा है? जय हिंद मीनाक्षी जी, देखिए ये विजिट एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइम पे आ रही है और वो इसलिए आ रही है बिकॉज ये जंग दोबारा से स्टार्ट हो गई है और इजराइल को चिंता है। 3-4 इम्पोर्टेंट इसके एजेंडा पॉइंट्स है। ये इसको नेतन्याहू जो आ रहा है, पहले तो नेतन्याहू इंटरेस्टेड होगा कि अमेरिका को एक बढ़ावा देने के लिए कि इस लड़ाई को जारी रखे, बिकॉज वो चाहता है कि ईरान को मैक्सिमम कमजोर हम इसको बना पाए। तो इसलिए वो इसको अमेरिका को उसको बोलेगा कि हमारा सपोर्ट भी आपके साथ रहेगा और ये जो इंटेंसिटी है इसको आप कम मत कीजिए। दूसरा, आपको इसको भूलना नहीं चाहिए कि इजराइल में भी इलेक्शंस हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नेतन्याहू चाहेगा कि ये प्रेशर ईरान के ऊपर बना रहे और वो जब इलेक्शन में जाए तो अपने लोगों को बता सके कि ईरान का कितना नुकसान कर पाएंगे। दूसरा है कि जो गजा की लड़ाई है, देखिए वो अभी तक थमी नहीं है और इसको टोटल कंट्रोल गजा का अभी तक इसको इजराइल को नहीं मिला है। तो उसको वहां पर भी इसको बातचीत होगी। एक इस पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को क्या रोल उसको देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, तो ये दूसरी बात है। तीसरा, लेबनान की लड़ाई भी खत्म नहीं हुई है, तो अभी वो भी इम्पेटस जारी रहेगा। तो इजराइल चाहेगा अमेरिका को बताना कि जो अमेरिकन सपोर्ट अभी तक इसको इजराइल को मिल रहा है वो मिलना चाहिए और जिस तरीके से इंटरसेप्टर्स वगैरह जो भी उनको मिसाइल्स चाहिए अपने एयर डिफेंस के लिए, इसको वो अमेरिका जो कमी नहीं करे उसमें। और एक बहुत इम्पोर्टेंट इसको नेतन्याहू अपना इसको डिस्कशन में ये भी लेके आएगा कि यहाँ पे सीरिया का
एक्चुअली इस सीरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाता है इस लड़ाई में। तो जो अब अपने ईरान है वो इसको हिजबुल्लाह को सीरिया के रास्ते के थ्रू इसको रीआर्मामेंट पहुंचा सकता है। तो उसको वहां पर भी इसको सीरियंस को भी बताने की जरूरत पड़ेगी इनको। और ये सीरियन आप जानते हैं कि आज कल अमेरिका के कंट्रोल में यानी है कि जो वो करंट एरिया। सिचुएशन बनी हुई है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि ये पूरा युद्ध मिडिल ईस्ट में धीरे धीरे करके फैल जाएगा। अमेरिका ऑलरेडी उन बेसिस का इस्तेमाल कर रहा है जो कि मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं, जिसकी वजह से ईरान वहां पर हमले कर रहा है ताकि अमेरिका को नुकसान पहुंचा सके। कर्नल पठानिया, लेकिन इन सब के बीच में इजराइल की तरफ से जो एक लिस्ट जारी की गई थी उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम बताया गया था। फोन करके बाकायदा इजराइल की तरफ से ये कहा गया था अमेरिका को कि आप उनकी हिट लिस्ट में ईरान की आ चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप को कभी भी जान से मारा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कबूला था, उन्होंने कहा था कि ईरान मुझे खत्म कर दे उसके पहले मैं ईरान को खत्म कर दूंगा। लेकिन अब दोनों नेताओं को ही एक साथ डर सता रहा है कि हम हिट लिस्ट में आ गए हैं तो फिर से कुछ ये बड़ा तो नहीं कर देंगे जैसा युद्ध के पहले एक मुलाकात हुई थी बंद दरवाजे के पीछे 3 घंटे तक। देखिए मीनाक्षी जी, जो इस समय एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन है, जी। देखिए कौन किसको मार रहा है, कौन किसको धमकी दे रहा है उसको छोड़ दीजिए। व्हाट इज द रियल सिचुएशन ये है कि पिछले 14 दिन से लगातार ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं और वो हमले यूएसए कर रहा है और उसका जो रिटेलिएशन है वो लिमिटेड है। वो जॉर्डन में, कतर में, बहरीन में अपनी जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स हैं उनको यूज कर रहे हैं। जहां तक उनकी लॉन्ग रेंज मिसाइल का सवाल है जो इसराइल के लिए बनी हुई है, उसका कितना यूज कर रहा है, कितना उनके पास स्टॉक पाइल है, नोबडी नोज, बट वेरी वेरी मच आई वुड से डेसिमेटेड। इनकी एयरफोर्स जो है वो तकरीबन खत्म हो चुकी है, नेवी तकरीबन खत्म हो चुकी है। कुछ इनके पास रिप्लेनिशमेंट में ये ड्रोन्स और मिसाइल्स आ रहे हैं, उसके बल पे ये कितनी देर लड़ेंगे, सवाल वो है। और दूसरी बात यह है कि इस समय जो जियो पॉलिटिक्स है उस एरिया की वो लगातार बदलती जा रही है। बिकॉज आपने देखा होगा कि अभी सऊदी अरेबिया के ऊपर वो पहले अटैक नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने हुतीज के थ्रू रेड सी के अंदर उनके शिप के ऊपर भी अटैक किया और अभी मैंने सुना है कि उन्होंने शायद इनकी जो ऑयल रिफाइनरी है उसके ऊपर भी अटैक किया है। तो अगर ये सऊदी अरेबिया के ऊपर भी अटैक करो, और ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं और वेस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज हैं वो इकट्ठे होके ईरान के ऊपर भी अटैक कर सकती हैं, क्योंकि लगातार इनका जो रिटेलिएशन है वो नहीं लोगों के ऊपर आ रहा है। और उसमें भी आप ये मान के चलिए कि जितने ये अटैक करते हैं उसमें से तकरीबन 90 से 95% तो इंटरसेप्ट हो जाता है। जहां तक नेतन्याहू की विजिट का सवाल है, ये बड़ा क्लियर है। जब ट्रंप ने ये बोला था नेतन्याहू को, जब पीस प्रोसेस चल रहा था ईरान के साथ, उस समय उसने बोला था कि आप लेबनान पे जो हमले कर रहे हैं उसको बंद कीजिए। नेतन्याहू ने वो बंद नहीं किए थे, तो कुछ दूरियां इनके अंदर बढ़ गई थी। अभी उन दूरियों उसके को पीछे की वजह दूर भी सर किया यही रही जाएगा। कि उसके पहले भी जब बुलाया गया, मिलने वाले थे, वो मुलाकात नहीं होती है। इस बीच वॉर ब्रेकिंग आ रही है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बड़ा बयान दे रहे हैं कि जंग नहीं, बातचीत के माध्यम से हम ये हल निकालने वाले हैं और यमन में जो संघर्ष चल रहा है उसका कोई सैन्य समाधान नहीं है। तो फिरोज मीठी बोरवाला जी, किस तरीके से इसे देखा जाए? एक तरफ यमन में पूरा संघर्ष शुरू हो गया है, इजराइल और ईरान का संघर्ष तो पहले से जारी था। जी, मैं पहले यमन पे आऊंगा क्योंकि यमन में सऊदी का लगातार 2022 से ब्लॉकेड है। यमन में 5 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, बच्चे 1 लाख मरे हैं। सऊदी एक जेनोसाइड कर रहा है यमन में, एक वॉर क्राइम कर रहा है यमन में। और ये गल्फ के कंट्रीज है, ये सबके सब डिक्टेटर है, सबके सब कोई इलेक्शन वहां होता नहीं है। ये सबके सब एक्सट्रीमिस्ट किस्म के कंट्रीज है, जिसने आइसिस, अलकायदा, जबल नुसरत सबको पैदा किया है। वो तो सब बातें होती नहीं जैसे कोई नॉबल कंट्रीज के हम लोग ये बात करें, क्योंकि इसमें इसराइल, तुर्की, सऊदी, कतर, ये सब के सब शामिल थे बशर असद को हटाने में और वहाँ जोलानी को बिठाने में, जो जबल नुसरा आइसिस का चीफ है अभी भी, ठीक है ना। तो पॉइंट इज यमन अपने भूमि को डिफेंड कर रहा है और सऊदी क्योंकि 2022 के बाद जो अग्रीमेंट हुई थी वो ब्लॉकेट कर रहा है, सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, होदेदा का। तो इसलिए इन्होंने बोला बॉय बहुत हो गया, अभी हम लोग सऊदी को सबक सिखाएंगे और वो सऊदी को सबक सिखा करेंगे, क्योंकि किसी भी गल्फ कंट्री की औकात नहीं लड़ने की। कभी कोई पाकिस्तान को बुलाता है, कभी कोई अमेरिका को बुलाता है, के सब यूजलेस किस्म के कंट्रीज है, तो वो मिलकर कुछ कर नहीं सकते।
और ईरान जो कर रहा है, मान लो कि भारत को घेर दिया होता अमेरिका ने और पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका में बेसिस दिए होते, तो हम लोग को भी पाकिस्तान और भूटान और श्रीलंका और नेपाल में जो भी अमेरिकन बेसिस थे अगर होते तो हम लोग को वही करना पड़ता है जो आज ईरान कर रहा है ये इलाके में। और जो सीज फायर की एग्रीमेंट हुई थी उसमें लिखा भी गया था कि अमेरिका ये जो प्रॉक्सिमिटी में जितने बेसिस है वो हटा लेगा। वो ऐसा तो हटाने वाला नहीं, ईरान मार मार के उनको हटाएगा। कुवैत में, बहरीन में, जॉर्डन में इस बार बहुत मारा है और उसके परिणाम भी बहुत पॉजिटिव ईरान के लिए। अगर जनरल डगलस बैकर को पढ़ लिया जाए, जेफरी सैक्स को पढ़ लिया जाए, वो और सीएनएन की जो रिपोर्ट है कि आज भी 70% जो ईरान की मिसाइल सिस्टम्स है और ड्रोन है वो बराबर से बरकरार है, कुछ खत्म नहीं हुआ है। प्रॉब्लम तो अमेरिका का है कि उसके पास पेट्रियट मिसाइल्स और थाड मिसाइल्स ढंग की है नहीं। और ईरान की स्ट्रैटेजी ये रही कि अपने पुराने ड्रोन्स को भेजता है, 120 ड्रोन रोज के जाते हैं, इनके एक्सपेंसिव पेट्रियट और थाड आते हैं, और उसके बाद अमेरिका के जो ईरान भारी वर्ग का मिसाइल्स है जिससे अमेरिका के बेसिस, नेवल एयरक्राफ्ट, ये सबको, इसलिए अभी ट्रंप ने बोला कि अभी हमारे जो एयरक्राफ्ट निकलेंगे वो यूरोप से निकलेंगे। वो भागा है यहाँ से क्योंकि वो लोग यहाँ मैनेज नहीं कर पा रहे। जहां तक नेतन्याहू की बात है, वो एक वॉर क्रिमिनल है, हिटलर से ज्यादा नरसंहार हम लोग गाजा में जो देख रहे हैं आज के जमाने में। एक पूरा कलेक्शन है 1,60,000 वीडियोस का, जिसमें नेतन्याहू और ये जो कट्टर यहूदी सरकार है उसके पूरे एवरीथिंग इज देयर। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये सब डॉक्यूमेंटेड है। ये आज की सेंचुरी का सबसे भयंकर और जर्मनी के नाजी रेजिम से भयंकर ये जूइश कट्टर रेजिम है। इट्स कॉल्ड जूइश स्टेट, आई एम कॉलिंग इट जूइश एक्सट्रीमिस्ट स्टेट। जहां तक लेबनान की बात है, आप समझ लीजिए कि जब हिजबुल्लाह बना था और ईरान बहुत वीक था, तब भी 82 से 2000 में इजराइल को मार भगाया था। इजराइल को वापस मार भगा देंगे। 2006 में तो मैं बेरूत में था जब जंग चल रही थी। आगे बढ़कर के देखना होगा कि आखिरकार ये सब कुछ रुकता कब तक है, मेजर जनरल। अभी जरा हम अगर तस्वीरें देखें तो जिस तरीके से जंग की भयानक तस्वीरें आती है वो सच में चौंकाने वाली होती है। हर कोई ये चाहता है कि कहीं युद्ध 3 साल से चल रहा है, कहीं 4 साल से चल रहा है, वो कहीं पर जाकर के समाप्त हो, लेकिन इन सब के बीच में तस्वीरें आ जाती है कि हमने यमन में ये कर दिया, हमने गाजा में ये कर दिया, हमने लेबनान में ये कर दिया। ईरान की तरफ से तस्वीरें जारी कर दी जाती हैं कि अभी भी हमारे मिसाइलों का जखीरा बचा हुआ है। कोई रुकने वाला नहीं है कहीं पर भी जाकर के। मीनाक्षी जी, एक मिलिट्री पर्सपेक्टिव में देता हूँ। ये कहना एक ओपन एंडेड ये लड़ाई नहीं हो सकती है। देखिए, आप इसको ईरान को सब कुछ नहीं दे सकते कि उसके पास अभी भी इतना सारा एमुनिशन है, इतनी उस मिसाइल से। देखिए, लड़ाई काफ़ी देर तक इसको चल चुकी है। और अगर आप अभी देखें, और इसको माइन्यूटली मैं आपके व्यूअर्स को भी चाहता हूँ ऑब्जर्व करें कि ईरान ने अपनी इंटेंसिटी को क्यों कम किया है और ईरान के जो रिटेलिटरी स्ट्राइक्स है वो क्यों कम हो रहे हैं। बिकॉज वो अपना एमुनिशन कंजर्व कर रहे हैं, अपनी उसको मिसाइल्स कंजर्व कर रहे हैं। बिकॉज इसको कहना कि उनके पास अभी भी 70% है, बिकॉज ये कोई हमारे पास कहीं से भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है। हम अपना अनुमान लगाते इंडिकेटर्स देख के, बिकॉज अभी हमको नहीं पता कि ईरान के पास कितना है, उसके पास 70% हो गया, 60% हो गया, 50% हो गया। बिकॉज इस टाइप की इंटेलिजेंस हमारे पास नहीं है। ओपन सोर्सेज से आपको इंटेलिजेंस, आपको कोई भी एक्यूरेट फिगर आपको मिलेगी नहीं। बिकॉज इसको वेस्टर्न मीडिया आपको कुछ बताएगा, ईरानियन मीडिया आपको कुछ बताएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा किस पे भरोसा करना है। बट हम अपना अनुमान लगाते हैं इंडिकेटर्स से, और इसको जो इंडिकेटर्स हमको अभी मिल रहे हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि ईरान के पास ज़्यादा देर लड़ने की ताकत नहीं है। और ये हमको इसको समझ लेना चाहिए। इसीलिए अरागची बार बार ये स्टेटमेंट अभी इसको देने अपना शुरू कर रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम आ सकते हैं, बातचीत डिस्कशन हो सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।